मैं डॉक्टर के एम सिंगाड़ा, एमबीडी गवर्नमेंट कॉलेज कुशलगढ़, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं भारत के प्रायद्वीपी पठार के बारे में आपको बताऊंगा कि भारत का प्रायद्वीपी पठार का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको भारत का जो मानचित्र है वो बताऊंगा। देखिए, ये उत्तर का हिमालय पर्वत है, फिर विशाल मैदान है और ये येलो कलर से शुरू हो रहा है। ये पूरा हमारा प्रायद्वीपी भारत है, दक्षिण कन्याकुमारी तक। मैं आपको जो मैप जो बनाया है उसमें प्रायद्वीपी पठार की जो भौतिक संरचना है वो बता रहा हूँ। इसकी जो भौतिक संरचना है उसमें ऊंचाई को बताया जा रहा है कि ऊंचाई के आधार पर आप देख सकते हैं, ये जो 0 से 300 मीटर की हाइट पर ये जो कलर आपको मैंने भरा है, ये इस रंग के द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हैं कि 0 से लगा करके 300 मीटर तक की हाइट का जो हमारा पठारी भाग है। हम लोग कई बार थोड़ा सा ये दक्षिण का ही पठार लेते हैं, इस प्रकार विद्यार्थी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। भारत का जो विस्तृत पठार कहाँ तक फैला हुआ है वो भी आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले इस कलर को आप देख सकते हैं, ये लो लैंड है पठारी भाग का, जो 300 मीटर तक की हाइट को दर्शाता है। 300 से 600 मीटर तक ये जो कलर हैं वो आप पिंक कलर हैं, आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पिंक कलर दिखाई दे रहा है वो आपका 300 से 600 मीटर तक की हाइट को बता रहा है, ऊंचाई को बता रहा है। ये जो 600 मीटर से अधिक ऊंचा है, ये कुछ ऊंचा भाग है, पठारी भाग है, यहाँ दक्षिण में ये कुछ ये भाग हैं, ये हैं। इस तरह से ये येलो कलर जो बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, वहाँ पर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग इस पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे दक्षिण में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अन्नाईमुडी की पहाड़ियाँ हैं। ये केरल का भाग है और यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तमिलनाडु, यहाँ पर ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। यहीं पर सबसे हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद ये जो लाइन के द्वारा जो डैश लाइन है, क्योंकि कहीं पर ये पश्चिमी घाट पूरा पहाड़ है, ये नीचे तक फैला हुआ, लेकिन डैश इसलिए किया गया कि नदियों द्वारा यहाँ पर काट छाट दिया गया है, तो बीच बीच में ये कटा हुआ पूरी रेंज जो फैली हुई है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर ये अजंता की पहाड़ियाँ हैं। अजंता के ऊपर यहाँ पर 7 ताल है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर जो लाइन की गई है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ये सतपुड़ा के ऊपर विंध्यन श्रेणियाँ हैं। विंध्यन श्रेणी आगे जाकर के ये कैमूर की श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। आगे पूर्व की ओर हम जाएंगे तो पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियाँ इस पठारी भाग में स्थित है। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये हमारा अरावली पहाड़ है राजस्थान का। अरावली पहाड़ और यहाँ सिरोही भाग है। सिरोही के अंदर माउंट आबू है, जो 1758 मीटर की हाइट पर सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर गुरु शिखर के रूप में स्थित है। तो इस तरह से जो पठारी भाग हैं उसके जो भौतिक स्वरूप है वो आपको दिखाने का प्रयास किया गया कि आपको ये इस मैप के माध्यम से
इसका भौतिक स्वरूप है वो आसानी से समझ में आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप किसी अध्याय को पढ़ें तो उस अध्याय में आपको उस संबंधित अध्याय का अपने हाथों से मानचित्र बनाना ना भूलें। जब आप मानचित्र बनाएंगे तो प्रत्येक स्थान है जो आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा, जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार आपको मैंने प्रायद्वीपीय भारत का जो भूभाग है उसको मैप के द्वारा बताया। आपने इसको आसानी से समझ लिया होगा। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का अर्थ है तीन ओर से पानी से घिरा होना। यहां आप मैप में देख सकते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूरा जो हमारा जब प्रायद्वीपीय पठार है वो तीन ओर से समुद्र से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। पेनिनसुलर पठार को पेनिनसुलर भी कहते हैं इस पठारी भाग को। इसका आधार है, आप इसका जो आकृति है हमारे प्रायद्वीपीय पठार की वो त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार के हैं। इसका जो बेस है, आधार है, वो उत्तर में है और इसका शीर्ष है वो दक्षिण में है। इस पठारी भाग में दक्षिण पश्चिम राजस्थान, एमपी और पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग फैला हुआ है। इस प्रायद्वीपीय पठार में प्राचीनतम कठोर आग्नेय शैलें पाई जाती हैं। ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही पार्ट माना जाता है। इसकी जो एवरेज हाइट है इस पठारी भाग की वो 480 से 707 मीटर तक पाई जाती है। पठारी भाग जैसा अभी हमने मानचित्र में देखा कि पश्चिमी घाट तो अभी भी ज़्यादा कटाफटा नहीं है, लेकिन पूर्वी भाग को आप देख सकते हैं कि नदियों द्वारा, क्योंकि अधिकांश जो पश्चिम से निकलने वाली नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, जिसमें गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, इन सारी नदियों ने पूर्वी घाट की पहाड़ियों को मतलब काट दिया है और एक समतल मैदान के रूप में इसको बना दिया गया है। तो इस तरह से जो शैलें हैं वो दोनों ही घाटों की शैलें हैं जो खंडित हो गई है। अनेक भूखंड की जो कहीं कहीं अभी मैप में देखा हमने कि यत्र तत्र पहाड़ियाँ हैं, शिखर उसके सपाट हो गए हैं, जो नुकीले नहीं है। सपाट का अर्थ है शिखर तो हैं लेकिन ऊपर से प्लेन है, सपाट हो गए हैं, अपर्दन अधिक हुआ है। प्राचीनतम शैलें होने के कारण, आग्नेय शैलें होने के कारण ये रवेदार शैलें हैं और इन्होंने इन जो नदियां हैं उन्होंने गहरी घाटियों का निर्माण किया है। इस पठारी भाग में सोपानी व लहरदार ढाल पाया जाता है। सोपानी ढाल, सोपानी सीढ़ीदार जिसको हम कह सकते हैं, और लहरदार ढाल पाया जाता है। पठार का ढाल है जो पश्चिम से पूर्व की ओर, जो पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका पश्चिम में इसका ढाल ऊंचा है और पूर्व की ओर इसका ढाल मंद होता जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजन का काम करती हैं।
उत्तरी और दक्षिणी भारत में अवरोधक के रूप में विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत पाए जाते हैं, जो बीच में है। अभी आपको मैप के द्वारा दिखाया गया कि यहाँ पर ये सतपुड़ा है, विंध्याचल ऊपर में और नीचे सतपुड़ा पर्वत हैं। ये जो आगे तक ये कैमूर तक चला गया था, इस तरह से एक दीवार की भांति हमारे उत्तरी भारत को और दक्षिण भारत को अलग करने का कार्य करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर से आने वाले जो आक्रमणकारी हैं वो दक्षिण भारत में नहीं जा पाए। उत्तरी भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार रहा, जबकि दक्षिण भारत में इन्हीं पर्वतों के अवरोध के कारण द्रविड़ियन संस्कृति फलती फूलती रही। इस तरह से ये भौतिक स्वरूप के कारण भारत दो संस्कृति में, आर्यन संस्कृति और द्रविड़ियन संस्कृति में विभाजित रहा। प्रायद्वीपी पठार के भौतिक विभाग में सबसे पहले हम मालवा का पठार लेंगे। ये जो हमारा जो त्रिभुजाकार ऊपर जो मालवा का पठार है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मालवा के पठार के जो सबसे ऊपरी टॉप भाग है, जो मालवा का कहलाता है, काफ़ी लंबा और विस्तृत भूभाग है ये मालवा का पठार। इसकी मालवा के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। दक्षिण में यह विंध्याचल और सतपुड़ा और सुदूर पूर्व में गंगा के डेल्टा तक, ये हमने पढ़ा कि ये पठार काफ़ी विस्तृत है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा से लगा करके आगे ये गंगा नदी के डेल्टा तक ये पूरा पठारी भाग, आप इस कलर के द्वारा, मैंने पहले ही बताया कि ये कलर जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ वहाँ आपको ये पठारी भाग ही पठार का ही एक पार्ट है। तो ये जो उत्तरी भाग है तो पूरा मालवा का पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, विंध्याचल सतपुड़ा से गंगा के डेल्टा तक। पश्चिम में अति प्राचीन अपघर्षित और फोल्डेड या वलित अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये घर्षित हैं, अरावली पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तर में दिल्ली तक चली गई है। नदी द्वारा खंडित बुंदेलखंड और बघेलखंड खंड के रूप में बीहड़ हैं, रिवाइंस इसमें पाए जाते हैं और इनका जो ढाल है बुंदेलखंड और बघेलखंड के इन बीहड़ों का, वो गंगा की ओर है, लहरदार ढाल पाया जाता है। इस प्रकार हमने मालवा के पठार के बारे में ये कितना विस्तृत है उसको देखा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत के बारे में हम, क्योंकि पठार का ही भाग है, विंध्याचल पर्वत नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल जो पर्वत है जो गुजरात से प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा सोन नदी और गंगा नदी घाटी के मध्य में सासाराम तक ये पूरा विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। इस पर्वत की ऊंचाई 200 से 600 मीटर तक पाई जाती है और कहीं कहीं यहाँ पर 900 मीटर भी पाया जाता है। गुजरात से लगा करके जबलपुर तक, महाराज वेस्टर्न गुजरात है और गुजरात से जबलपुर तक लावा की शैलें इस विंध्याचल पर्वत पर पाई जाती हैं। मैकाल श्रेणी विंध्याचल व सतपुड़ा को मिलाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पर्वत को जब ये आगे जाकर के मिल जाते हैं तो उसको वहाँ पर मिलाने वाली जो श्रेणी है वो मैकाल श्रेणी कहलाती है। महादेव, मैकाल, राजमहल, पूर्वी विस्तार जो लावा पठार से हैं वाराणसी तक विंध्यन अवशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। ये जो पूर्वी भाग हैं, आपको बताया था ये पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो पहाड़ी है गुजरात से लगा करके पूर्व में ये वाराणसी तक ये विंध्यन जो पर्वत श्रेणियाँ हैं काफ़ी लंबाई में विस्तृत हैं।
जब हम राजस्थान से दक्षिण में जाते हैं तो धार जिला है। धार से 30 किलोमीटर के आगे, लगभग 30 किलोमीटर पर मांडू जो की पहाड़ियाँ हैं, और मांडू पहाड़ियों पर हम वहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों का वहाँ पर मिलन है। इन पहाड़ियों के ऊपर से जब नीचे बाज बहादुर का महल है और ऊपर पहाड़ी के ऊपर रानी रूपवती का महल है, इस महल के ऊपर से हम जो नर्मदा नदी है उसको रिफ्ट वैली के रूप में, उसका काफ़ी लार्ज स्केल का एरिया है जो रिफ्ट वैली में ये नदी बहती है। इसके बाद इसका आगे का, इस पहाड़ियों से हम नीचे दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ पर धर्मपुरी है, और धर्मपुरी के अंतर्गत इसका जो नर्मदा का पाट है बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और इस प्रकार से भारत की जो ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो पूर्व से निकल करके पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं, और दोनों ही घाट नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली के अंतर्गत बहती हैं। कि विद्यार्थियों, इस पठार का जो अगला भाग में, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसको आप जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में मेरा अगला इसका शेष भाग आपको बताऊंगा।